श्री मुलायम सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि बहुत जल्दी ही समय दे दिया और हम चाहते भी थे। जहाँ तक नई सरकार का सवाल है, ये नई सरकार हम नहीं मानते। वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री, वही विदेश मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, विभाग तक नहीं बदले। ये वही पुरानी सरकार है। अब वो क्या कहेंगे, नए बोतल में अब वो कहा जाता, वो कहावत तो पुरानी हो गई है। नई बोतल या शराब पुरानी या नई बोतल, वो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये सरकार भाई पुरानी है और वही सरकार है जिस सरकार पर कारगिल की लड़ाई का अपराध है और जिस कारगिल की लड़ाई के कारण हमारे निर्दोष जवान शहीद हुए, ये लापरवाही, अनभिज्ञता, अदूरदर्शिता या विदेश नीति या कूटनीति की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और हम इसलिए इस मुद्दे को पहले उठाया क्योंकि इस चुनाव में आपके मुख्य तौर पर दो ही मुद्दे थे। एक कारगिल की जीत, ऑपरेशन विजय, और दूसरी स्थायी सरकार। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे कुछ इधर के मित्रों का भी यही नारा था, स्थायी सरकार। ये भी स्थायी सरकार मांग रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र, और आप भी स्थायी सरकार मांग रहे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वोट चाहिए हमको, सिर्फ एक वोट, एक वोट। आप बीजेपी के लोग अभी मुझे टोकेंगे। हमने किया तो अपनी नीति इसूलों के कारण, लेकिन फायदा उठा ले गए हमारी वजह से। ये सुनिए शांति से कि एक वोट चाहिए पूरे देश में, और विचित्र हिंदुस्तान है कि बड़ा संवेदनशील है। जब एक वोट की उपाध्यक्ष महोदय भीख मांगी तो एक वोट की भीख हिंदुस्तान ने दी थी और भारतीय जनता पार्टी को 181 की 182 सीट हो गई। एक वोट की आपको भीख मिली। दया पर जो कटोरा लेकर के घर घर घूमे चारों तरफ, तो एक कटोरा में डाल दो, दे। इसका बहुमत नहीं है, ये पूरा दिखावा है। अभी माननीय हमारे साथी तेलुगु देशम के बोल रहे थे, ये स्थायी सरकार नहीं, और स्थायी सरकार अगर होती तो आज अकाली दल नहीं है सरकार में शामिल, राष्ट्रीय लोकदल नहीं शामिल, तेलुगु देशम नहीं शामिल। और इसलिए एक बालू की भीत है, ये कभी भी बिखर सकती है और बिखरेगी। ये सरकार नहीं चलेगी। ये हम कोई ज्योतिषी नहीं, भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन राजनीतिक ऐसे विश्लेषण है जिसके चलते सरकार नहीं चलेगी। लेकिन कारगिल के मुद्दे पर हम जरूर कहना चाहते हैं कि जो आपने मुद्दा बनाया था कि आप जीत गए, ऑपरेशन विजय, और दूसरी बात कही कि नायक, और भाषा में तो कह गए इस लड़ाई के किशन प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री जी अस्वस्थ हैं, हम चाहते जल्दी स्वस्थ हो जाए, और इसी के साथ हम राष्ट्रपति की उम्र की भी कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र मिले। और हम चाहते तो ये थे कि हमारे प्रधानमंत्री इतने स्वस्थ हो जाए कि शाम को जवाब दे लें, लेकिन हमें लगता है कि वो उत्तर दे नहीं पाएंगे, गृह मंत्री जी शायद देंगे। तो किशन बना लिया प्रधानमंत्री जी को, तो फिर ये भी बताना चाहिए अर्जुन कौन था, फिर ये भी बताना चाहिए गोपिकाएं कौन थी।
नहीं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये मजाक उड़ाना है कि कृष्ण ऐसा महाभारत हुआ। और अध्यक्ष महोदय, सरकार की गलती से, सरकार की लापरवाही से हमारे निर्दोष जवान शहीद हुए और कहते जीत हुई। जीत हुई तो बताओ पाकिस्तान की जमीन पर कितना कब्जा किया? आपको बताना होगा कितनी जमीन पर कब्जा किया। बताओ हमारे जवान हमारी धरती पर, हमारी मिट्टी पर शहीद हुए कि दुश्मन की धरती पर हुए? और फिर आपको खबर कब मिली थी ये बताना चाहिए। आपने खबर मिलने के बाद आपने कार्रवाई कब की? अगर बहुत देर ही मिली, वैसे मार्च के महीना में आपको पता ही है कि किसी एजेंसी के माध्यम से पता चल गया था कि लेह और कारगिल के इलाके में पाकिस्तान, जो घुसपैठिए अभी तक कहते हैं, ये घुसपैठिए नहीं थे, ये सीधा पाकिस्तान का हमला था। और अगर हमला नहीं था तो 5000 घुस पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 700 और फिर 5000 कम से कम पाकिस्तान की सेना और 1 साल का खाने का इंतजाम और पूरे हथियार, लड़ाई का पूरा सामान, फिर उसके बाद घुसपैठिए क्यों बात कर रहे हैं? आप पर हमला था और हमला की जानकारी होते हुए भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने शायद प्रथम 20 अगस्त के महीना में कहा भी था कि कारगिल या लेह के आसपास कुछ गतिविधियां हैं, प्रवेश हो रहा है भारतीय फौजों का, लेकिन क्या इंतजाम किया? और सबसे ज्यादा सदन को हम बताना चाहते हैं कि पोखरण के बाद थल सेना की जो पेट्रोलिंग होती थी प्रति महीना, वो 3 महीना क्यों कर दी? क्या वजह थी? जो हमारी जानकारी है, और हमारी जानकारी ये जरूर है कि हम जब रक्षा मंत्री थे तो पेट्रोलिंग प्रति महीना होती थी, फिर उसके बाद 3 महीना की, 1 महीना के बजाय 3 महीना में पेट्रोलिंग क्यों की गई? ये मौका दिया गया। इसे पूरी तरह से जिम्मेदार है हमारे जवानों के शहीदों का कलंक सरकार पर है। और उसका नतीजा ये निकला कि आपकी अनभिज्ञता न जानकारी के कारण युद्ध हो गया, और युद्ध हुआ तो युद्ध के कारण नवाज शरीफ हटे और फौजी शासन आया, लोकतंत्र खत्म हुआ। अगर लोकतंत्र दुनिया में खत्म हुआ है तो जिम्मेदारी इस सरकार की है। और पर अफसोस होता है तब जब हमारे रक्षा मंत्री हम लोग साथ थे। दुनिया के किसी देश में अगर लोकतंत्र पर हमला होता था तो जितने भी हमारे समाजवादी टूट पड़ते थे और लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग बोलते थे। आप तो पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी 2000 करोड़ रुपए, और इसलिए अरे आप सुनिए, अरे क्यों बोलते हैं? अरे छोड़िए, बोलने दीजिए भाई, उन्हें हम ही बंद कर लेंगे। अब तुम लोग वो बंद हो जाएंगे हमारे में। अरे आप जानते हो मुलायम सिंह के खड़े होने से बीजेपी बेचैनी है और रहेगी, हम बार बार कहते हैं, और मैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें बुरा भी नहीं लगता। और इसलिए लोकतंत्र खत्म हुआ। लेकिन रक्षा मंत्री महोदय ने पहला बयान दिया कि पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और कोई अगर गृह मंत्री दे देते और कोई दे देता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन जिस दिन रक्षा मंत्री का बयान पढ़ा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, आज हम कहना चाहते हैं ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है। लोकतंत्र की हत्या दुनिया के किसी मुल्क में होगी तो उस लोकतंत्र के पक्ष में भारत खड़ा होगा और होता रहेगा, और उसकी नीति है। अब बाद में कोई खंडन आता, किस तरह आता, क्या होता, तो तोड़ मरोड़ के वो अलग बात है। लेकिन पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री जी आपको नहीं देना चाहिए था। आप वही समाजवादी हैं, डॉक्टर भैया के नेतृत्व में काम करने वाले, जिसका 7 क्रांतियों में आपने सब बोला है, पढ़ा है, और वो शब्दों के इस्तेमाल करते हो बाकी। और इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि कारगिल की लड़ाई की जिम्मेदार ये सरकार, और ये लड़ाई अगर कोई जीता है तो हमारी बहादुर सेना जीती है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार हारी है।
और अगर आप जीते हैं तो पाकिस्तान की फौज को मौका दिया कि हम खदेड़ के आए हैं, और पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर कहा कि हम खदेड़ के आए हैं, और नवाज शरीफ पर आरोप लगा दिया कि अगर ये या पाकिस्तान की फौज जो वापस हुई थी वो आपकी वजह से नहीं हुई थी, सरकार की वजह से नहीं हुई थी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन की धमकी से हुई थी। और वहां वादा करके आए और वापस फौज हुई। और हम कहना चाहते हैं, आपने क्यों कहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तो आपने क्यों बयान दे दिया कि पाकिस्तान की सेना सच्चे जाने के लिए वापस जा सकती है। हमारे बिल्कुल पक्की राय है कि जब हमारी सेना में जवान शहीद हुए थे तो पाकिस्तान की सेना को सचेत नहीं जाना चाहिए था, हमला करके उन पर भी हमला करके उनको जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। हमारे जवान शहीद और पाकिस्तान की सेना स्वच्छ निकल गया। तो आप कहते पाकिस्तान के एजेंट मुलायम सिंह, तब सोचिए कि पाकिस्तान का एजेंट कौन है जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को सचेत जाने का मौका दिया और बयान दे करके दिया। और जब हमने बयान दिया था कि फौज को मनोबल नहीं गिराना चाहिए, और आज ये सही है कि हमारे भारत की बहादुर सेना दुनिया की बहादुर सेना थी, वो खदेड़ देती पाकिस्तान को, शहीद होते ज्यादा। मुझे मालूम है कि जिस तरह की लड़ाई वहां थी उसके चलते हमारे देश के जवान शहीद अवश्य हो जाते, लेकिन आज दुनिया में हमारी सेना में 4 साल लग जाते कि पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा है। ये श्रेय जो मिलना था हमारी भारत की सेना को, बहादुर को, वो श्रेय नहीं मिल सका है आपकी गलत नीतियों के कारण और सरकार की कायरता के कारण, सरकार के निकम्मा के कारण। और इसीलिए जहाँ तक कारगिल का मुद्दा था, उससे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, अलग बात है, लेकिन हम सब अपनी देश की बहादुर सेना को पूरी तरह से बधाई देते हैं और शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा। आप छोड़िए यार, श्रद्धा भी नहीं, श्रद्धा देने देंगे, जवानों से क्या वास्ता है इनको, इनके कौन से जवान हैं पूछिए हमको। हमारे लोग तो सीमा पे खड़े थे, परिवार के लोग सीमा पे खड़े थे, और इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन आपने सहानुभूति मिली, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और नायक बनने की कोशिश की। रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, सदन बैठा हुआ है, गृह मंत्री जी मुझे लगता है आज आप ही जवाब देंगे नायक कौन होता है। नायक वो है सर इस लड़ाई का जिसको परमवीर चक्र मिला है। बताओ आपके मंत्रियों में या आपके मिनिस्टरों में आपके प्रधानमंत्री को परमवीर चक्र मिला है क्या? मैं पूछा था, नायक बता दिया। नायक वो है जिसने मातृभूमि के लिए शहीद हुआ और दुश्मन की जमीन पर आगे बढ़ने में अपने को जान कुर्बान किए, वो हमारा नायक है। लेकिन कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री नायक नहीं हो सकता है, जिसको परमवीर चक्र मिला है वही नायक हो सकता है। और इसलिए यहाँ जब विदेश नीति का सवाल है, आपको सहानुभूति मिली है, बहुत सारे हम कम उपाध्यक्ष महोदय कृपा हो जाए तो बहुत सारी बातें आ जाएं, लेकिन हम ये चाहते यहीं पर कि कारगिल के युद्ध के सवाल पर आपको 2 दिन का कम से कम बहस अलग से सत्र बुला करके होना चाहिए, जिससे सारे तथ्य सामने आए। क्योंकि आपने सहानुभूति बटोरी है दुनिया की, और सहानुभूति कौन से देश की मिली है वो भी स्पष्ट होना चाहिए आपके जवाब में। आपको सहानुभूति नहीं मिली है, और सहानुभूति जो अमेरिका की सहानुभूति की बात करते थे, अब तो पता चल गया है कि जनरल मुशर्रफ को सहानुभूति मिली है। आज पूरी की पूरी पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र खत्म हुआ है तो सहानुभूति अगर मिली थी तो आपको नहीं, अमेरिका की सहानुभूति अब साबित हो गया है कि पूरा का पूरा जनरल मुशर्रफ को मिली। और आपको सावधान होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी गए थे पाकिस्तान के अंदर तो तीनों सेना के अध्यक्षों ने हमारे प्रधानमंत्री को सीमा पर स्वागत करने के लिए मना कर दिया था। तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की सेना की नीयत है, हिंदुस्तान के बारे में क्या है। फिर सहानुभूति कौन से देश की थी? सहानुभूति आपने खोई है।
जब भी कश्मीर का सवाल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं उठाया तो अरब कंट्री के देश, सारे मुस्लिम देश हिंदुस्तान के पुल तक खड़े हो जाते थे। क्या आज आपके साथ खड़े हैं? क्या पाकिस्तान को पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है? जो अरब देश लगातार, जितने अरब देश कंट्रीज के जितने भी देश थे, जितने मुल्क थे मुसलमानों के, वो पूरे के पूरे कश्मीर जब भी सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी उठाता था, पूरा का पूरा खड़ा भारत के साथ होता था। अब बताओ आपके साथ कौन खड़ा, क्यों खड़ा है? तो पैसा इकट्ठा क्यों हो रहा है पाकिस्तान पे? आपको सहानुभूति किसी की नहीं मिली है। जहाँ तक बहुमत का सवाल है, ये बहुमत आपका नहीं है, एक वोट से मिल गया है। और फिर हमारे बहुमत का कारण एक और रहा है कि सारी की सारी लोकतंत्र की मान्यताओं को आपने तिलांजलि दी, और तिलांजलि दे करके आपने एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल की साबित तब हो गया जब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और अपील करके एग्जिट पोल को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उनको छूट दी, और एग्जिट पोल का फिर लाभ आपने और कांग्रेस पार्टी दोनों ने उठाया। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा उठाना लाभ में नहीं है। प्रथम चक्कर जब हुआ तो बोले कि समाजवादी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 13 सीट, और लड़ाई रह गई अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच। एक भी भाषण भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश करना साबित किया। दोनों ने कहा दोनों के बीच लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस बीजेपी के साथ, दोनों की मिलीजुली, और दोनों के पक्ष में एग्जिट पोल। और ये जरूर है कि कम से कम 15 सीटों का हमें नुकसान हुआ। प्रथम चक्कर में 1 और दूसरे चक्कर में 1 या 2, और फिर कुल मिलाकर के 4 या 5 सीट या 6 सीट लगातार समाजवादी पार्टी पर ही हमला। कभी नहीं टीडीपी हुआ कि टीडीपी हार रही या जीत रही। एग्जिट पोल नहीं था, वही नहीं। या हमारे और मित्र ये हैं हमारे खिलाफ है। आपके खिलाफ क्या था? आप तो इनके साथ थे। आपके खिलाफ क्या था? अब मुझे खुशी हुई कि कम से कम हमारे दादा सोमनाथ चटर्जी ने कल कहा कि ये सरकार बैठी दुर्भाग्य है। आप लोगों में तो आपस में इतना तो हमने के दुर्भाग्य है, अब भी सोचो दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य है तो आप मंथन कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी ने बनाई है तो ये कांग्रेस पार्टी और जिसके साथ आप जुड़े थे, ये है क्या? नहीं, ये है। ये कभी बहस करने के लिए हम तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं? बनी मान्यवर आपको ये बिल्कुल बोलना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा कि आप जो सेक्युलर की बात, और इसलिए हमारी राय है तेलुगु देशम से, हमारी राय बाइको साहब से भी है, जितने सेक्युलर हैं दोनों की नीति एक है, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी की। का देखा बीमा बिल में दोनों एक, हिंदुत्व के प्रस्ताव दोनों एक, जितने भी गिनाओ समय कम रह जाएगा, दोनों एक हैं। विचारधारा दोनों की एक, चिंतन एक, राजनीतिक चरित्र एक। इसलिए बेहतर ये हो कि बीजेपी और जितने सेक्युलर निकल के इधर आ जाओ, और बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की मिलकर सरकार बने, और आप सब निकल के इधर आइए, तब देश के अंदर सेक्युलर की लड़ाई हो सकती है। और इसलिए हमने कहा ये 5 साल, और इसलिए हम कह रहे हैं इस देश के अंदर ये बसपा वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? हो रहा है ये बसपा वाले क्या करेंगे? प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे। प्रधानमंत्री आप जाइए, मंत्री बनिए जाकर, बनिए जाकर के, दोनों एक हूँ। कहा जो साहब वहाँ बैठे हो लिया रक्षा मंत्री, हो लिए रेल मंत्री। हम आदरणीय शुक्ला जी, आप क्या बात कहना चाहते? मुझे समय हम नहीं के लिए को कायम करने का सबसे ज्यादा श्रेय
इतिहास देगा। आज का भारत दे रहा है श्री मुलायम सिंह जी को और किसी को नहीं। मुलायम सिंह ने तो अच्छा काम किया, अभी विदेशी के हाथ में शासन नहीं जाने दिया। उपाध्यक्ष जी, और एक मुंबई में कहावत है, एक कहावत सिर्फ प्लीज कहावत नहीं, एक मुंबई में कहावत है, भेड़ को अंगूर खट्टे। नहीं आप कहिए ना, आप हील्ड करेंगे तभी बात करेंगे। मैं तो जानी हूँ। हाँ हाँ आप बात, इतिहास बिल्कुल टाइम नहीं है। इतिहास कलंकित करेगा कांग्रेस पार्टी को। अगर ये कहना चाहते आदरणीय शुक्ला जी, नहीं वो लिखा जाएगा इतिहास। 1949 में मूर्तियां रखवाने वाला कौन था, ताला खुलवाने वाला कौन था, शिलान्यास करवाने वाला कौन प्रधानमंत्री था, मस्जिद गिरी तक कौन प्रधानमंत्री था। और इसका आपकी गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा लेगी। अगर कोई कलंकित है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस पार्टी है। इसमें बहस मत करो। सारे के सारे देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को ताकत है, ये आप कहते रहिए, जनता ने बता दिया कौन है। आपने तो कहा सारा मुसलमान भाग गया एग्जिट पोल पे, सारा बैकवर्ड भाग गया। समाजवादी पार्टी किसी धर्म और जात के नाम पर राजनीति नहीं करती है, इसूल के नाम पर करती है। हमारी नीतियां सही थी, इसलिए हम बढ़ के आए। और आपको जिसने छू लिया वो बर्बाद हो गया। ये बीएसपी वाले भी आपके जो जिसने छू लिया कांग्रेस पार्टी को बर्बाद, ये कहलवाना चाहते हैं। आपकी नीतियां सही थी, बेचारा लालू प्रसाद जी चला गया आपको छू करके। हमारे जो नेताओं की ताकत घट गई, हम आपकी तीन घटी है। अरे आपकी नहीं तो आपके हमारे इंतजीत गुप्ता की घट गई। नो प्लीज नो, आप कहते थे लालू की जैसा चली गया। देखिए अब लालू मुलायम सिंह जी, लालू जी चल गए। मुलायम सिंह आप उपाध्यक्ष महोदय जवाब देने दीजिए। ये हम जवाब आप नहीं करना, आपकी दृष्टिकोण रखिए इसमें, आप जवाब मत कीजिएगा, टाइम नहीं है। होगा कि लालू जी की सीटें बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर लालू जी आपके साथ नहीं मिले होते और अगर समान दूरी रखी होती दोनों से, बीजेपी और कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी की आज भी दूरी है, तो जो आज दोनों ने मिलकर के तीसरी ताकत को नष्ट करने की कोशिश की थी, दोनों ने मिलकर, और दो दलीय प्रणाली बनाने का देश के अंदर एक षड्यंत्र है। नायडू साहब सावधान हो जाइए। आपके चुनाव के अंदर भी ये दो ही दल चाहते थे, बीजेपी और कांग्रेस, और तीसरी ताकत हमारे हिंदुस्तान के जो गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, बेरोजगार नौजवानों की है, हमारी महिलाओं की है। इससे मिलकर इस ताकत को नष्ट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। इसलिए हमने ये रास्ता सीधा देश सामने रखा था कि तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत देश के अंदर होनी चाहिए, और वही तीसरी शक्ति असली शक्ति है। और देश के अंदर स्थायी सरकार तभी बनेगी जब तीसरी शक्ति सरकार बनेगी। और आज हम तीसरी शक्ति को आह्वान करते हैं कि जितने लोग हैं वो तीसरी ताकत आए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इकट्ठा करें। इनकी नीतियों, गलत नीतियों के कारण लाभ उठा लेगी बीजेपी। और बात करते हैं मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी के जो विरोधी है वो सेकुलर कभी नहीं हो सकता। क्या लड़े हो कभी? अगर वो आप वो पढ़िए। अब छोड़ो, आप अनावश्यक बातों को लग गए। और इसलिए नो क्लास टॉकिंग प्लीज, अभ्यर्थी के नाम प्लीज, लेकिन मुझे आपका मुद्दा रखिए, गए तो आप जवाब मत कीजिए, आपका मुद्दा रखिए। मिल गया फैसले तो तथ्य कैसे पहुंचे? अगर चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है कि जो एग्जिट पोल पर रोक लगाने का, तो हमारी अपील है इस सदन के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को अधिकार देना चाहिए। नहीं इससे तो देना चाहिए। इसी एग्जिट पोल के इन्हीं के गलत तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी के नाम पर आप और दुर्भाग्य इस बात का है। अब विदेशी नीति बता दो, हमने इसे पूछी सहानुभूति कहाँ से मिली, बताइए कौन कौन देश की मिली, तो उसके बाद हम पता चलेगा कहाँ कहाँ सहानुभूति मिली। ये तो साबित हो ही रहा है। और जहाँ तक कि आपकी जब सरकार काम चलाऊ थी उस समय आपने ऐसे फैसले ले लिए, कहीं प्रसार भारती का फैसला लिया जा रहा है, कहीं चीनी का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन किसान का फैसला नहीं लिया।
अगर बीमा बिल का पहली मीटिंग में फैसला लेते हो विदेशी कंपनियों के दबाव में, विदेशी शक्तियों के दबाव में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही होती तो पहला फैसला किसानों के लिए होना चाहिए था। आज किसान परेशान सबसे ज्यादा, किसान का डीजल का महंगी, किसान खाद महंगी, किसान की बीज बोने के लिए महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, ट्रैक्टर महंगा, सारे पार्ट महंगे और किसान की पैदावार सस्ती। उसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान का किसान सबसे गरीब है और हिंदुस्तान का किसान गरीब है। उसी का कारण है कि आज हिंदुस्तान दुनिया का गरीब देश है। 76% खेती पर निर्भर है आज हमारे देश की जनसंख्या, इसकी उपेक्षा। इसके लिए पहली मीटिंग में होना चाहिए निर्णय। निर्णय हो गया काहे का कि 26% विदेशी कंपनियों में बीमा। किस बात के लिए बीमा को निजी क्षेत्र में और विदेशी कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है? क्या अपराध किया? 1956 में 20 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 5 करोड़ रुपए की लागत थी और अभी तक 1763 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया और पिछले वर्ष 250 करोड़ का मुनाफा दिया और सारे टैक्स 700 करोड़ के दिए बीमा ने। और आज महलों से निकल करके, बड़े घरानों से निकल करके बीमा कंपनियों का प्रचार झुग्गी झोपड़ी गरीबों में पहुंचा। आज उसमें शेयर 45% बीमा में आज है हमारे गरीब का, किसान का, गांव का, देहात का। और उसके बाद कौन सा अपराध किया? क्या अपराध किया बीमा में? इसलिए बीमा को विदेशी कंपनियों में अब नाराज हो जाते हैं। ये तो कह रहे 26%। मैंने कल वित्त मंत्री जी कहा बताओ कांग्रेस पार्टी कितना चाहती? ये तो चाहते 41% दे कि 49%। क्या दोनों का चरित्र एक नहीं है? क्या दोनों की नीतियां एक नहीं? अभी क्या हो गया? अभी तो शुरुआत हुआ आपका पार्टी के लिए। अगर मैं जल्दी आपके पार्टी के लिए 21 मिनट है, आप 30 मिनट के लिए अब 3 मिनट बाकी है। जल्दी कर दें क्योंकि आज बहस 5 बजे खत्म करना है, इसलिए आपका सहयोग चाहता हूं। हम जल्दी करेंगे, अभी तो शुरुआत की। मंडल आयोग की सिफारिशों पर हमला मत बोलो। हम किसी जात के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन 27% के आरक्षण में शामिल करने का मतलब है अब हम देश के सामने जाएंगे कि पिछड़ी जातियों का 27% की बजाय 54% आरक्षण होना चाहिए और जाएंगे, लड़ेंगे। और इस सदन के बाद ही हम इकट्ठा करेंगे पूरे देश के बैकवर्ड को और सारे बैकवर्ड पिछड़ी जातियों पर हमला षड्यंत्र कर रहे आप। और किसी जात का मैं आप विरोधी नहीं और संविधान संशोधन कीजिए। और हमने एक प्रस्ताव दिया था कि 10% ऊंची जात को आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर 27% में किसी को शामिल करने की कोशिश की तो अब हिंदुस्तान के अंदर लाई पिछड़ों की चलेगी। 54% हम मांगेंगे, 54% हमारा आरक्षण होना चाहिए। इसलिए 27% में आप नहीं, हाँ 54% हमारी जनसंख्या है, 54% से 54% पिछड़ी जातियों का आरक्षण होना चाहिए। और जो आपको आरक्षण करना है, जिन जातियों को करना है, संविधान में संशोधन करके कीजिए, उनका कर दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। 10% मैंने पहले कह दिया था कि ऊंची जात में आने वाले आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण कीजिए। और इसलिए महिला आरक्षण के बारे में हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस तरह से विवादों को मत फंसाइए देश के अंदर। महिला आरक्षण के बारे में आप दुनिया में कहीं आरक्षण महिला का नहीं, एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में 10%, वो पार्टियों को आरक्षित किया गया, चुनाव आयोग को नहीं किया गया। और इसलिए हम आप खुलकर के हम किसी बहन के खिलाफ नहीं, और इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण करना ही है तो केवल आप करिए शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड मुसलमानों की महिला को करना चाहिए, जो सबसे पिछड़ी है, और किसी का आरक्षण नहीं होना चाहिए अगर करना ही है तो। और वो भी 10% और किसी का नहीं होना चाहिए। ये हमारी नीति होगी, हमारा हम कहेंगे, जनता के बीच जाएंगे। आप बहुमत के बल पर दोनों मिलकर कले जाए, कोई बात नहीं। तो बीमा बिल में दोनों एक हैं, सारी नीतियों में जब एक हैं तो कर सकते हो बहुमत के बल पर, लेकिन जनता का बहुमत नहीं मिलेगा। और आज लड़ाई छिड़ेगी कि अगर गरीबों के हक पर इस तरह का हमला किया जाएगा तो 54% की मांग अब हिंदुस्तान के अंदर पिछड़ी जातियों की होगी। और उसका नेतृत्व हम सब मिलकर के समाजवादी पार्टी लेके, जितने पिछड़े पूरे हिंदुस्तान के, आंध्रा से लेके तमिलनाडु से लेकर के सारे लोगों को इकट्ठा करके इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी सम्मेलन करेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी इस सदन के बाद तुरंत। इसे मत छेड़ो इन सवालों को, इन सवालों को छेड़ोगे तो बहुत से मामले उठेंगे। और
जहाँ तक स्थायी 5 साल आपकी लोकसभा रहेगी, क्यों रहेगी 5 साल लोकसभा? ये 5 साल लोकसभा रहेगी, सरकार किसी की हो, ये सारा का सारा आपकी तानाशाही की बू आती है। इसके समर्थन करने वाले लोकसभा 5 साल नहीं चलेगी, नहीं रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्या रे प्रणासी, हमारा आपने स्वार्थ में 5 साल नहीं, हमें भी है, हमें भी लड़ना पड़ता है, आपको भी लड़ना पड़ता है, आया ना लोकसभा, लेकिन हम 5 साल के अंदर। मैडम नो डोंट इंटरप्ट नाउ, बहुत टाइम। मैडम प्लीज काइंडली डोंट इंटरप्ट, प्लीज रिज्यूम योर सीट। मैडम नो, यू ऑनरेबल मेंबर इज नॉट यील्डिंग। मैडम प्लीज रिज्यूम योर सीट, प्लीज रिज्यूम योर सीट मैडम। What is this? Will you please resume your seat? Please resume your seat. महोदय, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, अगर आरक्षण करना है तो 10% दक्षिण अफ्रीका की तरह पार्टी को आरक्षित किया जाए। उसमें केवल मुसलमान, पिछड़ी और स्वीकार की कोई जरूरत नहीं है, यही पिछड़ी है सबसे ज्यादा। इसलिए हम नहीं चाहते, हम चाहते उनको जो पिछड़े हैं समाज में उनको। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह मुद्दे उठेंगे तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस होंगे गृह मंत्री जी। और मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल अगर आपसे बात की जाए। अब क्या कहते हैं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है, चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है, लेकिन आपने कर लिया है, हमने नहीं कर लिया। जहाँ तक उड़ीसा के तूफान का सवाल है, प्लीज जो आपको निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय ले लिया गया है, समय कम है, न वरना उस पर हम कहना चाहते थे। इसी तरह से आपने कहा कि 20 करोड़ बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर हैं। आपके अनुसार 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ की जनसंख्या है और एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो प्रत्येक एक परिवार में बेरोजगार हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 करोड़ आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार हैं। आपने एक इस तरह का धोखाधड़ी का बयान दे दिया है कि हम 1 करोड़ को प्रतिवर्ष आप रोजगार देंगे तो 10 साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और है 20 करोड़। और अब 10 करोड़ भी मान लिया जाए तो 10 करोड़ 10 साल में आप उनको रोजगार दे देंगे, और दूसरे 10 साल के अंदर पैदा हो जाएंगे, उनका क्या करोगे? तो उनका क्या करोगे? तो 1 करोड़ और कह रहे 10 साल के अंदर। इसलिए बताइए ना, ये 10 करोड़, ये झूठ बयानी, असत्य बयानी, धोखाधड़ी देश के अंदर 20 करोड़ हैं जो आप 10 करोड़ वो जोड़ते होंगे जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में दर्ज नाम कराते हैं। इसके अलावा आज भी ऐसे गरीब लोग हैं जो एम्प्लॉय दफ्तर में नाम नहीं दर्ज कराते हैं, जो खेतर मजदूर है, प्रत्येक परिवार में बेरोजगार है, और इसे 20 करोड़ आज बेरोजगार हैं। अगर 1 करोड़ को प्रतिवर्ष आप देंगे तो 20 साल के अंदर और जनसंख्या बढ़ेगी, उसका क्या इलाज करेंगे? ये कोई आप नहीं दे सकते। दे दिए तब क्या जरूरत है तुम्हारी? मुलायम जी प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। यस मुलायम जी, राम का नाम लेते कत्लेआम करवाते, प्लीज बड़ा भारी हिंदू। प्लीज यस, आप बोलिए, खत्म कीजिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम पालन करेंगे। सभापति जी, अब संविधान संशोधन काय पे करेंगे? हम जानते हैं आपके इरादे संविधान संशोधन है, और सावधान कर रहे जो आज गठबंधन में शामिल हैं। यही लोकतंत्र का पूरा जामा पहन करके जर्मनी में तानाशाही आई थी, और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, तो हमारे बहुत से मित्र नाराज हो जाएंगे। इस यही काम आप कर रहे हैं। पूरा उनका साफ है कि हमारी अकेले की जब बहुमत आएगा तो हमारे सारे मुद्दे होंगे। अभी केवल सरकार चलाने के लिए इनके मुद्दे अलग हैं।
चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, अन्य संगठन, नाम नहीं लेना चाहते, सारे के सारे। हमने जरूर कहा था कि अगर देश के अंदर वास्तव में सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी एक वातावरण बनाना चाहती है और ये इसी को गठबंधन को आपका जो कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं, तो हमारी 4 बातें मानो। मैंने कहा था पहले, आज भी दोहराना चाहते हैं कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी के सारे विवाद खत्म हमेशा के लिए। 370 धारा की बात बंद करो, 509 की बात बंद करो। और उन्हें 2001 में आपके आ रहे हैं जनसंख्या, तब पता लगाना कि हिंदुओं की संख्या कितनी बड़ी, मुसलमानों की संख्या कितनी बड़ी। क्यों अंगुली उठाते हो मुसलमानों पर केवल कि जनसंख्या मुसलमान पर, या पता लगा लीजिए। हमको तो पता है कि मुसलमानों की नहीं बढ़ रही है, हिंदुओं की भी बढ़ रही है। यस। और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, 509 की बात बंद कीजिए, मुसलमानों के बारे में राय बदल दीजिए। और फिर हमने कहा तो हमारी आपकी सबकी दूरी कम हो जाएगी। इससे दूरी नहीं हो सकती थी, इनका तो कोई पता नहीं, क्योंकि इन्होंने हमला किया है हम पर और आपको फायदा पहुंचाया। इसलिए हम तो आप जानते हैं कि हमारी आपकी लड़ाई खत्म करने वाले थे, लेकिन आपने जानबूझ के चुनावों में जिस तरह से और चुनाव से पहले जिस तरह समाजवादी पार्टी को आपने बदनाम किया था, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं माना था। और आज सभापति जी बैठे हैं, कोई यहाँ कहे कि ज्योति बसु का नाम नहीं रखा गया था, और कांग्रेस पार्टी ने ज्योति बसु के नाम को अस्वीकार कर दिया था और कह दिया न 3rd फोर्स न 4th फोर्स, और कहा हमें चाहिए चुनाव। और सारे बम चला दिए, एटम बम भी चल गया। अब रह क्या गया आप पर? अब क्या रह गया? आप तो खत्म होंगे ही, इस नीतियों के चलते खत्म होंगे, अब रोक नहीं सकता। अब चाहे आप लालू जी को गाली दीजिए, कुछ दिनों हमें भी गाली दी थी। हम जानते हैं कि 1990 में जब हमने मस्जिद की हिफाजत की थी, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने, आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अयोध्या में जाकर के किसको गाली दी थी? मुलायम सिंह को गाली दी, जहां हमने हिफाजत की थी। और इसीलिए आप कहते बार बार कि मुलायम सिंह ही जिम्मेदार हैं। हमने मस्जिद की हिफाजत करके कसूर किया था, इसे हम जिम्मेदार हैं। और आपने शिलान्यास रखा के, आपने ताला खुलवा करके केवल मस्जिद तोड़ने का सवाल नहीं पैदा किया था, आपने हिंदुस्तान को तोड़ने का अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया था। बाद में आपको प्लीज मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया, कार्रवाई देख लो, प्लीज हमको नहीं बनाया था। मुलायम जी, और मैंने कहा था समझ के अंदर आप तो मैंने कहा था, न मैंने समर्थन मांगा किसी का, उन्हें समर्थन हमको चाहिए। हम सेकुलर की लड़ाई, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जिसको समर्थन देना हो दे, तो पंडित नारायण तिवारी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, वो अपोजिशन लीडर बैठे हुए थे, उन्होंने खड़े होकर असेंबली की कार्रवाई में है पड़ोस लाइब्रेरी में जाके और कहा कि मेरा 1 दिन का समर्थन, 1 दिन का समर्थन नहीं। मैंने तब समर्थन मांगा था, प्लीज। और इसलिए आपसे प्लीज, इसलिए हम जहाँ संविधान संशोधन, इनको मत छेड़िए। अगर संविधान संशोधन छेड़ा जाएगा तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे नेता थे, उनसे ज़्यादा विद्वान अब देश में हम लोग नहीं हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के संविधान बनाया था और सारे देश की परिस्थितियों का अध्ययन किया था। दुनिया के संविधानों का व्यवहारिक और उसका सब मिलकर के संविधान बनाया था। अब ये मत में विचार करो, आप लोग ज़्यादा काबिल हो गए उन लोगों से जो संविधान सभा में थे। इसलिए हमारी अपील है कि आप इन मुद्दों को छोड़ करके एक देश के अंदर जो आज समस्या है देश की, और आपने चौतरफा ऐसा देश की विदेश नीति और कूटनीति असफल हुई जिससे देश की सीमाओं पर पूरी की पूरे खतरा है, और इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज एटम बम पूरा का पूरा पाकिस्तान की सेना के हाथों में है। और ये एटम बम जब पाकिस्तान की सेना के हाथों में है, और पाकिस्तान की सेना की नीयत क्या है, इसको देखते हुए आज देश के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। इसलिए हम मिलजुल करके सारे लोग इन मुद्दों को छोड़िए, जो मैंने 4 मुद्दे बताए, इन मुद्दों पर हो हमारे देश की रक्षा, हमारे देश की हिफाजत, और हमारे पड़ोस के जितने देश हैं उन देशों से कैसे मित्रता हो और अपने देश को शक्तिशाली कैसे बनाए, इस संकल्प के साथ आप यहाँ आइए ये और इस बात को यहाँ फैसला कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप ही सब कुछ हैं, प्रधानमंत्री कोई बने कुछ करे, आप अगर कहीं मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो बात देश में बन जाएगी। अगर अटल जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ आप पाकिस्तान चले गए होते तो शायद हो सकता था कि मामला को सुलझ जाता। और इसलिए हम
अपील करते हैं कि Thank सारे you. मामलों को विवादास्पद मामले, कहीं you. सूबा का बंटवारा, कहीं किसी का बंटवारा, ये बंटवारा नहीं, बंटवारा मत करो। इन फीलिंग्स से आधार पर जनता के बीच नफरत पैदा होती है। क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा मत करो, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये मतभेद मत करो, आदमी आदमी के बीच मत करो। समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ कर चलना चाहती है और आप अपना चुनाव घोषणा पत्र Yes, पढ़िए, मेरा भी नारायण जी। पढ़िए। हम इस देश को Please, जोड़ना चाहते, please. मजबूत करना चाहते और आज कहना चाहते कि Thank you. आज पाकिस्तान आज जिस तरह की तैयारी सेना कर रही, जिसके हाथ में एटम बम आ गया है, इसलिए आज हम आपसे अपील करते हैं कि Please. गंभीरता से विचार करके Thank उत्तर you. दीजिए और देश को मजबूत करने का काम अगर सब मिलकर करेंगे धन्यवाद, तो धन्यवाद। समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री मनोहर जोशी।